नमस्कार साथियों, आज हम NCERT कक्षा 8 विज्ञान के पाठ ध्वनि को जानेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई गाता है, ड्रम बजाता है या घंटी बजती है तो वह आवाज कैसे आती है? आज हम इसी रहस्य को जानेंगे। यह रहस्य है ध्वनि। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? आवाज हमारे कान उसे कैसे सुनते हैं और कब आवाज बन जाती है शोर और कब होती है मधुर संगीत। हमारी इस संगीत और विज्ञान की यात्रा में हमारे साथ होंगे एक खास दोस्त रागो, जो एक सच्चे संगीत प्रेमी और विज्ञान के जानकार हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं रागो से। नमस्कार, मैं हूँ रागो, सुरों का दीवाना और ध्वनि का दोस्त। क्या तुम जानते हो, हर ध्वनि का जन्म होता है कंपन, वाइब्रेशन से। जब कोई वस्तु हिलती है, जैसे ड्रम की चमड़ी, गिटार की तार या हवा में बहता बांसुरी का सुर, तब उत्पन्न होती है ध्वनि। अब चलते हैं वाद्य यंत्रों की दुनिया में, जहाँ वाद्य यंत्रों के बारे में बताएगी मेरी दोस्त वाद्या। तो दोस्तों, वाद्य यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला तंत्र वाद्य यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार, गिटार। दूसरा घन वाद्य यानी परकशन इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला, ड्रम। और तीसरा प्रकार है वाक वाद्य अर्थात विंड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बांसुरी, शंख इत्यादि। हर वाद्य यंत्र में कंपन ही ध्वनि का स्रोत होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं स्वर के पास, जो हमें बताएंगे मनुष्य की आवाज का वाक यंत्र। तो दोस्तों, मैं स्वर आपको ले चलता हूँ खुद के वाद्य यंत्र में, यानी हमारे गले में। हमारे गले में होते हैं स्वर रज्जु अर्थात वोकल कॉर्ड्स। जब हवा हमारे फेफड़े से निकलती है तो इन रज्जुओं को कंपित करती है और तब उत्पन्न होती है हमारी आवाज। और हमने आवाज की तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि हम सुनते कैसे हैं। तो इसके लिए जरूरी है हमारे कान। अब हम जानेंगे हमारे अर्थात मानव कान की संरचना। हमारे कान 3 भागों में होते हैं। पहला आउटर ईयर यानी बाहरी कान, जो ध्वनि लहरों को पकड़ता है। फिर बारी आती है मध्य कान की अर्थात मिडिल ईयर की, जो कंपन को बढ़ाता है। और उसके बाद अंतिम भीतरी कान यानी इनर ईयर, जो इस कंपन को विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क को भेजता है। ना साथियों मजेदार? अब फिर हम चलेंगे अपने दोस्त ड्रमी के पास। ड्रमी हमें बताएंगे ध्वनि की विशेषताएं। ध्वनि की 4 मुख्य विशेषताएं होती है। पहला आयाम यानी एम्पलीट्यूड, यह ध्वनि की तीव्रता लाउडनेस को दर्शाता है। दूसरा आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, यह एक पूर्ण कंपन में लगने वाले समय को दर्शाता है। तीसरा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है प्रति सेकंड कंपन की संख्या। इससे ध्वनि की तारत्व पिच तय होती है। चौथा प्रबलता यानी इंटेंसिटी, इसका मतलब है ध्वनि की शक्ति। अब हम श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि के बारे में मेरी दोस्त स्वरा द्वारा जानेंगे। थैंक यू ड्रमी। मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियां सुन सकता है। इन्हें कहते हैं श्रव्य ध्वनि या ऑडिबल साउंड। इससे कम या अधिक आवृत्ति की ध्वनियां मनुष्य नहीं सुन सकता। ये ध्वनियां अश्रव्य ध्वनियां या इनऑडिबल साउंड कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को अपश्रव्य ध्वनियां कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के बीच की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनियां कहते हैं।
कुत्ते तथा चमगादड़ जैसे जंतु इस प्रकार की ध्वनियों को सुन सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं संगीत और शोर की। जब ध्वनि में ताल, लय और माधुर्य होता है तो वह बन जाती है संगीत। लेकिन जब ध्वनि असंगठित, तीव्र और कर्कश होती है तो कहलाती है शोर। और शोर से बहुत सारी हानियां होती हैं। शोर से होता है ध्वनि प्रदूषण, और ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करेंगे हमारे प्यारे राघव। अत्यधिक शोर बन जाता है ध्वनि प्रदूषण, जो है बहुत खतरनाक। इससे होता है सिर दर्द, तनाव, अनिद्रा, बच्चों में पढ़ाई में परेशानी और बूढ़ों में सुनने की शक्ति कम होना। अब मैं तुम्हें ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय बताता हूँ। हॉर्न का कम उपयोग करें। अस्पताल, स्कूल के पास शोर ना करें। घरों में साउंड प्रूफिंग करें। पेड़ लगाएं, वे ध्वनि को सोखते हैं। लाउड स्पीकर का सीमित प्रयोग करें। वाह राघव, तुमने तो विज्ञान को संगीत बना दिया। बच्चों, अब आप जान गए होंगे कि ध्वनि केवल आवाज नहीं, विज्ञान का अद्भुत उपहार है। संगीत सुनो, समझदारी से बोलो और ध्वनि प्रदूषण से खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। सीखते रहो, सिखाते रहो।